की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन विवाद का मामला अब सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मुकदमे की सुनवाई अयोध्या विवाद की तर्ज पर करेगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ याचिकाकर्ता यानी श्री कृष्ण विराजमान के वकील प्रभाष पांडे जी हमारे साथ हैं। उनसे समझ लेते हैं कि ये बताइए कि पूरा मामला क्या था और कोर्ट से क्या आदेश हुआ है। जी। हमने जितने भी मुकदमे श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेके मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे थे, उन सबको एक क्लब करके और उनको ट्रांसफ़र करके, जैसे कि आपने बताया अयोध्या के मुकदमे के आधार पर यहाँ भी माननीय उच्च न्यायालय में उन सबको क्लब करके उनकी एक साथ सुनवाई के लिए हमने एक पिटीशन दाखिल की थी, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, जिसका नंबर 88/2022 था, भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से। और इसमें कई दिनों तक बहस हुई। 3 मई को माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें जजमेंट रिजर्व किया और इसी बीच श्री मनीष गोयल अपर महाधिवक्ता जी को अमाइकस क्यूरी न्यायमित्र नियुक्त किया और ये कहा कि आप भी असिस्ट करें इस कोर्ट को कि ये चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो हम लोग को ये डायरेक्ट किया आफ्टर द आर्ग्यूमेंट कि आप लोग भी एक रिटर्न सबमिशन दीजिए मनीष गोयल साहब को, उसमें वो अपनी ओपिनियन देंगे। इन सब में सुनवाई खत्म हुई। उसके बाद आज ये फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए लगा था। अभी इसका आज जो जजमेंट आया है उसमें क्या कुछ कोर्ट ने ऑर्डर किया है? 26 पन्ने का इसका जजमेंट आया, जस्ट अभी मेरे पास भी आया। इसमें जो ऑपरेटिव पोर्शन है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को ये डायरेक्ट किया है कि आप 2 हफ्ते के अंदर जितने मुकदमे चल रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद से संबंधित, जिस भी नेचर के हों, जैसे जो हमारी पिटीशन में था हमने 9 सूट्स दिए थे इंक्लूडिंग हमारा सूट था, इन सबको क्लब करके सुनाई। और इसमें इन्होंने जो डायरेक्शन दिया है लॉर्डशिप ने, ये कहा है कि जितने भी इस तरह के नेचर के मुकदमे उसकी एक लिस्ट आप प्रिपेयर करके माननीय उच्च न्यायालय को आप भेजेंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय के सामने ये जाएगा, वो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी एक सीनियर जज को नॉमिनेट करेंगे जो कि इसका ट्रायल तरीकेवार तो CPC के अकॉर्डिंगली यहाँ ट्रायल चलेगा, जैसा कि अयोध्या मुकदमे में हुआ था। मतलब जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच का जो विवाद था वो मथुरा की अदालत के बजाय अब सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना गया। जी जी, एकदम सीधे यहाँ सुना जाएगा और जुलाई, हम लोग तो ये होप कर रहे हैं जुलाई से शायद शुरुआत भी हो जाए ट्रायल की। तो एक ओरिजिनल ट्रायल जैसे सूट का चलता है वैसे ही यहाँ पे ये ट्रायल चलेगा। इससे जो हमारा जो फ़ायदा मुकदमे को लेके होगा कि इसकी सुनवाई पहली बात तो जल्दी होगी। दूसरी बात है जो टेक्निकलिटीज़ CPC की होती हैं जिससे कि लोअर कोर्ट में मुकदमे की पेंडेंसी बढ़ जाती है, कई सालों दर सालों चलते रहते हैं, वो कुछ हद तक दूर होगी और मामले का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के हाथों होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या आधार दिया था कि क्यों जो है मुकदमे की सुनवाई सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में की जाए? हमारा जो सबसे पहला आधार था वो था कि मैटर सेंसिटिव इन नेचर है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि के केस में था। हमने उसका हवाला दिया कि इसी तर्ज पे 1989 में वो मुकदमा ट्रांसफ़र हुआ लखनऊ और वहाँ पे सुना गया और दो कम्युनिटीज़ को के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको न्याय हित में और राष्ट्र हित में, लोगों के हित में ये होगा कि माननीय उच्च न्यायालय इसको सुने, जिसको कि स्वीकार किया गया और 26 पन्ने का आदेश आया हुआ है। इसमें जो डायरेक्शन है उसका कंप्लायंस होगा। मतलब आप लोगों ने जो मांग की थी, जो प्रेयर आपकी थी, वो अलाउ हो गई है? जी, हमारी प्रेयर अलाउ हो गई है। अच्छा, जो इसमें मुस्लिम पक्ष है, चाहे वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, चाहे जो शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी है, उसका व्यू क्या था सुनवाई के दौरान? उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने ये कहा कि जो है जो हम सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं इससे अगर जिला जज महोदय इसको सुनेंगे, जो सेक्शन 24 में है कि एक जिला जज महोदय के यहाँ भी एप्लीकेशन उसको प्रेफर की जा सकती है, माननीय उच्च न्यायालय में ना आके हम उनके फर्स्ट अपील का राइट कर्टेल होगा और इसका जो प्रॉपर चैनल है जो CPC के आधार पे है कि आप सेक्शन 24 की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ मूव करिए, वो इसको डिसाइड करें। इस तरह के कई उन्होंने टेक्निकल इश्यूज रेज किए थे, जिसको कि माननीय न्यायालय ने अपने इस 26 पन्ने के आदेश में कंसिडर किया और उसको रिबट किया और अपनी फाइंडिंग दी है कि हम इसको ट्रांसफ़र किया जाए। अच्छा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बात और कही गई थी कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके तहत तो इस मामले की सुनवाई की ही नहीं जा सकती है। हाँ, क्योंकि सिर्फ अयोध्या के मामले को छोड़ करके बाकी सारे मामलों में उस एक्ट के तहत ये है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी। तो कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी की है क्या? अब अभी इसको पढ़ने पे मुझे देखना पड़ेगा इस आदेश में, टिप्पणी ज़रूर की होगी। ये उनका एक ऑब्जेक्शन था। अब ये जजमेंट इसको पढ़ा जाएगा तो इसमें देखेंगे उसको कैसे उन्होंने रिबट किया। तो
आप लोग अदालत का जो फैसला आया है मतलब जो हिंदू पक्ष है वो इस फैसले से खुश है? ऑब्वियस सी बात है, हम सब खुशी होंगे जी। तो बिल्कुल ये याचिकाकर्ता के वकील प्रभाष पांडे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अदालत के इस फैसले का इम्पैक्ट ये होगा कि मथुरा की अदालत में जो पूरे मुकदमे चल रहे थे वो सारे मुकदमे अब आपस में क्लब हो जाएंगे और उनकी सुनवाई मथुरा की अदालत के बजाय सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। मथुरा विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज आए फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। हिंदू पक्ष ने अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि हाई कोर्ट में सीधे तौर पर सुनवाई होने से विवाद का निपटारा जल्द हो जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अदालत के इस फैसले से नाखुश है। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। हाई कोर्ट में उनकी तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी, कोर्ट ने अपने फैसले में उनका जिक्र नहीं किया है। जमीन विवाद मामले में आमतौर पर सुनवाई निचली अदालतें करती हैं, लेकिन मथुरा से पहले अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सुनवाई की थी। अयोध्या के बाद मथुरा दूसरा ऐसा मामला होगा जहां पर सुनवाई सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। हालांकि अयोध्या का मामला निपटाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को 21 साल का वक्त लग गया था। ऐसे में देखना यह होगा कि अगर मथुरा मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीधे तौर पर होती है तो उसका निपटारा करने में कितने दिनों का वक्त लगता है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन विवाद से जुड़े हुए मुकदमों की सुनवाई अब सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। अभी तक ये सारे मुकदमे मथुरा की जिला अदालत में सुने जा रहे थे। मथुरा की जिला अदालत में 10 सिविल सूट यानी 10 मुकदमे दाखिल किए गए थे। तमाम दूसरी याचिकाएं इन मुकदमों के साथ कनेक्ट थीं। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसकी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद बहुत पुराना है। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जाती रही है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद थी वो पहले मंदिर का ही हिस्सा थी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान का हिस्सा थी, इसलिए उस जमीन को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, वहां उन्हें पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। शाही ईदगाह मस्जिद में जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाए। तो तमाम मुकदमे मथुरा की अदालत में लगातार दाखिल किए गए। श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। अदालत से इस बात की गुहार लगाई गई कि वो सारे मुकदमों को क्लब कर दे, यानी मथुरा की अदालत में जो 10 मुकदमे पेंडिंग हैं उनको आपस में क्लब कर दिया जाए और उनकी सुनवाई मथुरा की अदालत के बजाय हाई कोर्ट सीधे तौर पर करे। उदाहरण ये दिया गया कि जिस तरीके से अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीधे तौर पर की थी, उसी तरीके से मथुरा के मामलों में भी सुनवाई की जानी चाहिए। दलील ये दी गई कि ये नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें दो समुदायों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों की भावनाएं इस पूरे मामले के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे तौर पर इस मामले की सुनवाई करेगा तो विवाद का निपटारा जल्द हो जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद अदालत ने 3 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया है। जो याचिकाकर्ताओं की मांग थी उस मांग को मंजूर कर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि मथुरा के जिला अदालत में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हुए जितने भी मुकदमे थे उन सारे मुकदमों को क्लब कर दिया जाएगा और सुनवाई मथुरा की जिला अदालत के बजाय अब सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के जिला जज को यह भी आदेश दिया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर एक लिस्ट तैयार करें कि वहां पर मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हुए कितने मामले पेंडिंग हैं और उन सारे मामलों की लिस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1 जून से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जुलाई महीने में जब कोर्ट दोबारा खुलेगा तब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। अदालत में हिंदू पक्ष की अदालत ने आज जो फैसला दिया है हिंदू पक्ष ने उसका स्वागत किया है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष इस फैसले से नाखुश है। उसका कहना है कि अदालत ने उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई थी उनकी अनदेखी की है। वो पूरे फैसले की समीक्षा करेगा और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब मथुरा मामले की सुनवाई सीधे तौर पर करेगा। जुलाई महीने से इस पूरे मामले
में सुनवाई होने की उम्मीद है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इससे पहले जो मुस्लिम पक्ष है, चाहे वो शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हो और चाहे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगाने यानी रोक लगाए जाने की गुजारिश करेगा। अब देखना यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे विवाद की सुनवाई शुरू हो पाती है या मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है। सर, ये क्या पूरा मामला था और आज कोर्ट से क्या आदेश आया? देखिए, ये यहाँ पे एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें ये प्रेयर की गई थी कि जिन लोगों ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल की है उनका सूट प्लस जो 7 सूट और पेंडिंग है मथुरा जजशिप में, जिसमें मोर और लेस सब में आइडेंटिकल रिलीफ है कि 71 का कंप्रोमाइज़ निरस्त किया जाए और इसका पोजीशन जो है कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाए। उन सब के ट्रायल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि केस की तरीके से उसका ट्रायल हाई कोर्ट द्वारा करने के लिए ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसको आज माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार मिश्रा ने अलाउ करते हुए उन सारे सूट्स को जो मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ चल रहे थे, उनको सबको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब सारे सूटों का ट्रायल हाई कोर्ट स्वयं करेगी। क्या हाई कोर्ट सीधे तौर पर इन मामलों की सुनवाई कर सकता है, सिविल मामलों की? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो हाई कोर्ट नहीं करता, क्योंकि हाई कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे राम जन्मभूमि का केस का ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने किया था, फुल बेंच ने। इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल्स और भी हैं जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अति विशिष्ट परिस्थितियों में ट्रायल हाई कोर्ट द्वारा किया गया है। लेकिन इस मुकदमे में हम लोग की प्राथमिक रूप से आपत्ति ये थी कि जो इस मुकदमे में जो इनकी प्रिंसिपल रिलीफ है वो 1971 का कॉम्प्रोमाइज़ को निरस्त करने के लिए है, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न के सामने किया गया था। लिहाजा इसमें कोई ऐसी अतिविशिष्ट परिस्थितियां नहीं थी जिसके आधार पर इसका ट्रायल सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना संभव न हो, और अगर इसका ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है तो हमारा राइट टू अपील और राइट टू सेकेंड अपील और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के खिलाफ सिविल डिवीजन फाइल करने का राइट फॉरफिट हो गया। चूँकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लेटर पेटेंट अपील प्रोहिबिटेड है, 1962 का एक्ट है जिसके अंतर्गत जो है लेटर पेटेंट एक जज के ऑर्डर के खिलाफ दूसरे डिवीजन बेंच में अपील नहीं हो सकती, इसलिए फर्स्ट अपील का राइट हमको नहीं रहेगा। इसलिए इन मुख्य आधारों पर हमने आपत्ति की थी। और दूसरा, उनके मुकदमे में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके आधार पर उसको ये कहा जाए कि साहब ये कोई बहुत ऐसा अति विशिष्ट परिस्थितियाँ विद्यमान है जिसका ट्रायल जनपद न्यायालय द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इवन अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ का केस भी इक्वल इम्पोर्टेंस का है, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल सिविल जज के यहाँ से अगर ट्रांसफ़र किया तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ किया। यहाँ डायरेक्ट हाई कोर्ट में ट्रायल ट्रांसफ़र किया जाना को हमने विरोध किया था, लेकिन हमारी बात न्यायालय ने नहीं मानी और सारे ट्रायल्स को ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, फैसले में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? किन चीज़ों को आधार बनाया, क्या था? कोर्ट ने मेनली ये आधार बनाया, एक तो कि साहब ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इशू है। दूसरा, उन्होंने कहा कि चूंकि पूर्व में भी राम जन्मभूमि केस में ट्रायल को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था, लिहाजा इसकी परिस्थितियाँ उसकी परिस्थितियाँ को उन्होंने बराबर मानते हुए उस जजमेंट को इस जजमेंट पे अप्लाई करके ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अलाउ किए। अब आप लोगों का रुख क्या होगा? जो है आप लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या कि फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? देखिए, मैं न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके उसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भेजूंगा। अब बोर्ड उस पर निर्णय लेगा कि हमको इस निर्णय के आधार पर प्रोसीड करना है या विकल्प के तौर पर हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती देना है। ये डिसीजन बोर्ड लेगा, ये बोर्ड का प्रोरोगेटिव है, बोर्ड विल टेक द डिसीजन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।